नमस्कार, साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं। आज भी हम मुख्य खबर से ही शुरुआत करने वाले हैं दोस्तों, लेकिन देश प्रदेश की भी प्रमुख खबरों की अपडेट आपको बताते हैं। मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी भी देते हैं। और दोस्तों, सबसे पहले आज मैं मुख्य खबर से शुरुआत करूं उससे पहले आपको बताऊं तो आने वाला जो समय है, वर्ष है 2023 का, राजस्थान में वो विधानसभा चुनाव का समय है। और उस दौरान दोस्तों पूरी की पूरी 200 विधानसभाओं के चुनाव होने हैं। ऐसे में हमने विशेष तौर से आपके लिए, दर्शकों के लिए कुछ ऐसे एपिसोड आगामी एपिसोडों में पेश करने की दोस्तों प्रयास किया है, कोशिश की है। उसके तहत आपको राजनीति से जुड़े हुए तमाम विधानसभाओं के, चाहे वो हनुमानगढ़ जिले की तमाम विधानसभा हो या चूरू जिले की तमाम 8 विधानसभा हो, उन सभी के रिकॉर्ड, अनोखे रिकॉर्ड और उनकी राजनीतिक जटिलता, किस प्रकार से कौन से विधानसभा की इजी राजनीति है और किस प्रकार से किस विधानसभा में कितने फैक्टर्स काम करते हैं। और जैसा कि हम बार बार आपको बताते हैं, बादरा में सर्वाधिक फैक्टर काम करते हैं, चूरू जिला हो या फिर हनुमानगढ़ जिला हो। तो दोस्तों, उसको भी हम आपको विस्तार से उसका अंतर समझाएंगे, बताएंगे किस प्रकार से ये फैक्टर काम करते हैं। जैसे दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर मैं खबरें प्रारंभ करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, जिस प्रकार से चूरू विधानसभा अगर हम ले तो राजेंद्र राठौड़ दोस्तों लगातार 7 बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। बेशक वो चूरू विधानसभा क्षेत्र से लगातार 4 बार जीते, 1990, 1993, 1998 और 2003 में। लेकिन उसके बाद में 2008 का एक चुनाव था, वो तारानगर में आकर लड़ा और वहाँ से जीते लगातार। और उसके बाद में 2013 का फिर चूरू से जाकर लड़े, जीते। उसके बाद में 2018 का फिर चूरू से लड़े, जाकर जीते। लगातार 7 चुनाव जीत चुके हैं। 1990 का जो चुनाव था राजेंद्र राठौड़ का, वो जनता दल की टिकट पर था। उसके बाद में 1993 से लेकर अब तक 6 बार लगातार वो भाजपा को विजयी बना चुके हैं। अर्थात अगर हम समझे तो चूरू की राजनीति किस प्रकार से एक इजी राजनीति है, बहुत ज़्यादा फैक्टर्स वहाँ काम नहीं करते हैं। तो दोस्तों, इसी अनुसार अगर बादरा की राजनीति में बताएं तो दोस्तों, मात्र 2 बार लगातार लालचंद रूडी ने चुनाव जीता है। और बेशक लालचंद रूडी ने 3 बार चुनाव जीते, ज्ञान सिंह चौधरी ने भी 3 बार चुनाव जीते, संजीव बेनीवाल ने 2 बार चुनाव जीते, लेकिन लगातार कोई नेता बादरा में नहीं जीत सका सिवाय लालचंद रूडी के, जो कि 1985 और 1990 में लगातार जीते थे। दोस्तों, अगर ऐसा ही हम बात करें अगर नौर की राजनीति का, तो एग्जांपल दे रहा हूं आपको, लक्ष्मी नारायण नौर से 2 बार लगातार जीते, 2 बार विधायक बने। सुचित्रा लगातार 2 बार बनी, लक्ष्मी नारायण 2 बार बने और बहादुर सिंह 2 बार विधायक बने, लेकिन अलग अलग योजना में बने। अभिषेक कमटोरिया लगातार 2 बार विधायक बने, लेकिन बादरा में ऐसा नहीं है। दोस्तों, सादुलपुर की बात करें तो इंदर सिंह पूनिया लगातार 3 बार विधायक बने, लगातार 3 बार सादुलपुर से, राजगढ़ से। और नंदलाल की बात करें तो नंदलाल भी दोस्तों लगातार 2 बार विधायक बने, राजगढ़ से, सादुलपुर से। और रतनगढ़ की बात करें तो श्रवण कुमार लगातार 3 बार विधायक बने और राजकुमार रिणमा लगातार 2 बार बने, सुमित्रा लगातार 2 बार बनी। तो आप समझ सकते हैं रतनगढ़ की भी राजनीति में बहुत ज़्यादा फैक्टर्स नहीं है। सादुलपुर की राजनीति में भी बादरा से ज़्यादा फैक्टर्स नहीं है। सुजानगढ़ की बात करें तो सुंदरलाल लगातार 2 बार विधायक बने, कुल लगातार नहीं लेकिन कुल 4 बार विधायक बने सुंदरलाल की राजनीति दोस्तों 35 वर्षों से जो है सुजानगढ़ की राजनीति में वो अपना प्रभुत्व बरकरार रखने वाले एकमात्र नेता सुजानगढ़ के माने जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, लगातार 20 वर्षों से अगर बात करें सुजानगढ़ की, तो भंवरलाल मेघवाल और खेमाराम मेघवाल के बीच में कभी भंवरलाल मेघवाल, कभी खेमाराम मेघवाल एक के बाद एक जीतते आए हैं बारी बारी से। तो 2-2 बार विधायक बने हैं।
अलग अलग एक साथ नहीं बने, लेकिन बारी बारी से विधायक बने। जैसे कि 20 वर्षों तक हमारे बादरा में लालचंद डुड्डी और फिर ज्ञान सिंह चौधरी, लालचंद डुड्डी फिर ज्ञान सिंह चौधरी की राजनीति चलती रही, लेकिन एक के बाद एक वो विधायक कतई नहीं बने। तो इस प्रकार दोस्तों भंवरलाल मेघवाल का निधन हुआ। उसके बाद में उन्हीं के परिवार का मनोज कुमार दोस्तों 2021 में जो उपचुनाव हुए उसके बाद में सुजानगढ़ से विधायक बने। तो तारानगर की भी बात करें तो चंदनमल वैद लगातार 3 बार विधायक बने दोस्तों, लगातार 3 बार विधायक बने। और कुल अगर करें तो 4 बार चंदनमल वैद विधायक बने। और परिवार की बात करें तो बाद में चलकर उनके पुत्र डॉक्टर चंद्रशेखर भी विधायक बने। तो कुल मिला के 5 बार वो विधायक बने। और जय नारायण पूनिया की बात करें तो वो भी तारानगर में 2 बार विधायक बन चुके हैं। तो दोस्तों आप इससे समझ चुके हैं और समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से बादरा की राजनीति की जटिलताएं इन सभी, चाहे चूरू लोकसभा की जो 8 विधानसभाएं हैं उनकी बात करें या टोटल हनुमानगढ़ जिले की विधानसभाओं की बात करें दोस्तों, राजनीतिक भिन्न है, किस प्रकार से भिन्न है, किस प्रकार से फैक्टर अलग अलग इनके काम करते हैं। विस्तार से हम इनके बारे में एक एक विधानसभाओं के बारे में, उनके अनोखे रिकॉर्ड, उनकी अनोखी राजनीति के बारे में बताएंगे दोस्तों। और इसके अलावा बात करेंगे दोस्तों हम लोकसभा की भी, चाहे वो हनुमानगढ़ की हो, चूरू की लोकसभा के बारे में हमने आपको बताया किस प्रकार से राम सिंह कसवा परिवार जो है उनका प्रभुत्व ज़्यादा रहा है। और लगातार 2 बार राहुल कसवा भी जीते हैं, 3 बार वहाँ उनके पिता राम सिंह कसवा भी रहे हैं। तो उनकी भी हम विस्तार से बात करेंगे, अनोखे रिकॉर्ड की भी बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों बात करें बादरा क्षेत्र में अन्य खबरों की ओर, तो उपखंड के आगे बादरा उपखंड कार्यालय के आगे जो धरना लगातार चल रहा था, 15वें दिन था कल, आज 16वें दिन भी लगातार जारी रहा। किसी प्रकार से कोई प्रशासन उनके साथ वार्ता करने के लिए दोस्तों नहीं आए। और अभी भी किसानों की मांग है कि जब तक बीमा क्लेम की राशि विद ब्याज उनके अकाउंट में किसानों के नहीं आ जाती, वो ये धरना प्रदर्शन बंद करने वाले नहीं हैं। अनिश्चितकालीन ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। उसी प्रकार से अगर बात करें रामगढ़ किसानों के धरना प्रदर्शन की, जो कि पानी की मांग को लेकर लगातार चल रहा है दोस्तों, उससे पहले भी चक्का जाम, रोड ब्लॉक के रूप में भी रामगढ़ में धरना प्रदर्शन आपने देखा था। 6ठे दिन लगातार वहाँ भी जारी है। नेतृत्व की कमी का एहसास यहाँ ज़रूर देखा जा रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ अलग अलग नेता जो कि सभी का यहाँ एक प्रकार से सामूहिक प्रभुत्व रहा है, लेकिन किसी एक नेता के नेतृत्व तले ये धरना नहीं हो रहा। इसीलिए धरने पर संख्या इस वक्त कम देखी जा रही है। रामगढ़ धरने की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, विस्तार से आगे आपको बताएंगे भी। और ब्लॉक 3 के लिए दोस्तों अभी से जनसभाएं शुरू है और वोटरों को रिझाने का काम नेताओं द्वारा, दावेदारों द्वारा किया जा रहा है। उनके समर्थन में नेता भी अपने अपने प्रत्याशी के समर्थन में कूद पड़े हैं, चुनाव में प्रचार प्रसार करने के लिए अपने उम्मीदवार के पक्ष में। भाजपा की संतो देवी है जिनका नामांकन दोस्तों कल भरा गया था, हमने आपको वो क्लिपिंग भी दिखाई थी, आपने देखा होगा। और भाजपा और बजरंग सारण के एक समर्थित उम्मीदवार द्वारा निर्दलीय आवेदन किया गया है दोस्तों। उनका नाम सुमन कुमारी है और सुमित्रा माकपा से पहले ही आवेदन कर चुकी है। तो दोस्तों तिकोनी टक्कर है, मात्र 3 आवेदन इस ब्लॉक नंबर 3 से आए हैं। मुंसरी ब्लॉक इसको बोलते हैं। और इसके अलावा सरदारगढ़िया पंचायत भी इसमें पूरी है। और दोस्तों लगभग अगर बात करें तो 8000 के करीब वोट इसमें है। और देखते हैं विस्तार से आगे आने वाले दिनों में हम इसकी कवरेज भी आपको दिखाएंगे और किस प्रकार लोगों का रुझान है, किस पार्टी के पक्ष में है, किसके पक्ष में नहीं है। और पहले यहाँ से मैं बताऊं तो आपको माकपा का उम्मीदवार बहुत कम, महज 20-25 वोटों के अंतर से जीता था भाजपा के प्रत्याशी को हराकर। लेकिन उसके बाद में माकपा की नीतियाँ और विधायक की नीतियों से क्षुब्ध होकर, परेशान होकर, विरोध करते हुए उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया।
और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उसके बाद में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ स्थिति कुछ ठीक है, लेकिन बजरंग सहारण का जो बेरवाल की ढाणी से जो उम्मीदवार उतारा गया दोस्तों, उसको कहीं ना कहीं इस प्रकार देखा जा रहा है कि भाजपा के एक वोट ज़्यादा काट रहा है ये उम्मीदवार। तो कहीं ना कहीं तिकोनी टक्कर ना भी हो तो टक्कर माकपा भाजपा बनाम निर्दलीय के बीच में देखी जा रही है। आगे विस्तार से हम आपको बताएंगे दोस्तों कौन आगे कौन पीछे है और किस प्रकार की टक्कर यहाँ देखी जा रही है। अन्य खबरों की ओर भी रुख करेंगे दोस्तों। विद्या सबल योजना भी स्थगित हो चुकी है। हमने कल भी आपको बताया था किस प्रकार से भर्ती के पेपर लीक होने की घटनाएं लगातार राजस्थान में 7 बार किस प्रकार से हुई है। और दोस्तों अब जो खबर आई वो भी दुखद खबर आई। विद्या सबल योजना जिसमें 93,000 गेस्ट टीचर राजस्थान में लिए जाने थे दोस्तों, वो भी उसकी नियुक्ति होनी थी दोस्तों। 16 नवंबर को उसकी नियुक्ति के आदेश जारी होने थे और 26 नवंबर को इसी को कार्य ग्रहण करना था। सारी योजनाएं बन चुकी थी लेकिन योजनाएं अधूरी थी दोस्तों। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमजोरी यहाँ शिक्षा विभाग की उभर कर सामने आई। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने बाहरी राज्यों से भी आवेदन किए थे, तो कोई स्पष्ट गाइडलाइन यहाँ नहीं थी, उसका भी अभाव था। अधूरी तैयारियों का मुख्य कारण इसको माना जाता है पूरा सिस्टम ही दोस्तों अव्यवस्था लापरवाही का शिकार बना है और प्रभावी नियंत्रण का अभाव भी देखा जा रहा है दोस्तों। किसी प्रकार का शिक्षा विभाग में नियंत्रण नहीं देखा जा रहा है दोस्तों। और हम बात करें तो 93,000 स्कूलों में 93,000 ये रिक्त पद थे जिनको लेकर गेस्ट फैकल्टी के रूप में रिटायर्ड शिक्षक हो या फिर BSTC BEd डिग्रीधारी युवाओं को दोस्तों उनके लगाना था, जिसकी योजनाएं थी लेकिन अधूरी योजनाएं, पूरा खाका तैयार नहीं किया गया था और अनंत उनको स्थगित करना पड़ा। कई कारण इसके दोस्तों इसमें है, विस्तार से हम आगे आपको बताएंगे। इसके अलावा हम बात करें तो दोस्तों ज्ञानव्यापी हिंदुओं को देने पर फैसला जो है अब 17 नवंबर को परसों आने वाला है। ये फैसला सोमवार को कल आना था 14 नवंबर को, लेकिन किसी कारणवश से इसको फिर आगे खिसका दिया गया। 17 नवंबर को ये फैसला अब आना है और इसमें विश्व वैदिक सनातन संस्था द्वारा जो याचिका लगाई गई थी दोस्तों, उस याचिका में शिवलिंग को जो तथाकथित शिवलिंग मिला था दोस्तों, उसको लेकर भी निस्तारण होना है और फैसला दोस्तों ज्ञानव्यापी हिंदुओं को मिले या नहीं इसको लेकर भी होना है। तो इसके अलावा दोस्तों बादरा में इंदिरा रसोई का अचानक औचक निरीक्षण किया गया स्थानीय सहायक जिला कलेक्टर द्वारा, जो कि विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति के सामने बनी एक 3 में से एक शाखा है इंदिरा रसोई की, उसका औचक निरीक्षण किया गया। खाना देखा गया, व्यवस्थाएं देखी गई, साफ सफाई देखी गई और ये सारी चीज़ें कुल मिला के संतोषजनक मिली दोस्तों। और इसके अलावा जो बस स्टैंड पर एक शाखा थी उसमें ज़रूर सुविधाओं का अभाव मिला और उसको लेकर दोस्तों सहायक जिला कलेक्टर ने जो अधिशासी अधिकारी है उनको निर्देशित भी किया है। और उससे पहले हमने भी एक कवरेज दोस्तों आपको याद होगा दिखाई थी उसको लेकर कि मात्र किस प्रकार से सरकारी आंकड़े थे दोस्तों, हमने सरकारी आंकड़ों को लेकर ही वो एक कवरेज की थी जिसमें मात्र 66 दिनों में मात्र 2,04,000 लोगों द्वारा खाना खाया गया और 34 लाख का पेमेंट उठाया गया बोल के एक कवरेज आपको दिखाई थी, जो इशारा करती है इसमें कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ झाला ज़रूर हो सकता है। तो दोस्तों ये विभागीय जांच की बात है और इसमें होना भी चाहिए। और दोस्तों भूखों को, जो भूखे पेट सोने वाले लोग हैं उनको भोजन मिले, ये उद्देश्य संस्था का होना चाहिए। लेकिन फिर एक बार हम आपको बताएं तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये होटल नुमा इंदिरा रसोई एक जगह स्थापित कर दी गई है
जिनका एड्रेस भी दोस्तों किसी प्रकार से ढूंढने में हर व्यक्ति को, जो बाहर का व्यक्ति है, उसको दिक्कत भी होती है। हालांकि पूछताछ करने से वो एड्रेस ज़रूर मिल जाता है, लोग बता भी देते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को भी अभी तक इनका पता नहीं लगा। लेकिन जैसे अगर वसुंधरा राजे के समय में जो उसकी अन्नपूर्णा रसोई की हम बात करें तो दोस्तों वो कहीं ना कहीं एक गाड़ी में वो सारी योजना रसोई जो है वो थी, और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाकर बाज़ारों में वो रेडी वहाँ खड़ी होती थी। उनके लिए भी स्थान कुछ फिक्स जैसे किए हुए थे। वहाँ ज़रूर हमने लोगों को खाना खाते हुए देखा था। यहाँ भी दोस्तों खाना लोग खा रहे हैं, दोनों टाइम जा रहे हैं, लेकिन संख्या कितनी है इसको लेकर अभी भी शंकाएं हैं। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ लोग नहीं आ रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि इतना पेमेंट उठ गया, इतने लोगों ने खाना खाया, इसके ऊपर ज़रूर शक संदेह होता है। और दोस्तों इसके अलावा हम बात करें अन्य खबरों की ओर तो दोस्तों हम बात करेंगे पेपर लीक जो हुआ था। दोस्तों लगातार इसकी खबरें जो है राजस्थान में चर्चा का विषय भी है, और राजस्थान सरकार की कहीं ना कहीं इसमें किरकिरी भी होती है। दोस्तों कांस्टेबल भर्ती 2018 का जो पेपर लीक हुआ था, इसी सरकार में लगभग उसमें 15,000 के पद थे दोस्तों। उसके बाद में लाइब्रेरियन भर्ती हो 2018 की, या जेईएन सिविल डिग्रीधारी भर्ती हो 2020 की, या फिर शिक्षक भर्ती हो, रीट का पेपर था 2021 को, और बिजली विभाग के जेईएन भर्ती हो 2022 की, या पुलिस कांस्टेबल की एक बार फिर हुई 2022 को 2.5 लाख अभ्यर्थियों के लिए भर्ती हो, या फिर वन रक्षक की भर्ती हो जो 2-3 दिन पहले ही पेपर लीक की वजह से स्थगित करनी पड़ी थी। तो पेपर लीक का जो मसला है वो कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार के लिए जी का जंजाल बन रहा है, और दोस्तों छवि भी इससे काफ़ी खराब होती हुई प्रतीत होती है। और कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं तो इसके लिए प्रावधान भी कड़े हैं। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि प्रावधान इसके लिए बहुत हल्के हैं। दोस्तों 5 से 10 साल की सज़ा है, और 10 लाख से 10 करोड़ तक का जुर्माना है। इस प्रकार से पेपर लीक अगर कोई संस्था, स्कूली संस्था करते हैं और किसी प्रकार से इन्वॉल्वमेंट उनका पाया जाता है, संपत्ति भी जब्त करने का अधिकार इसमें है। बेशक जांच अधिकारी को सरकार से अनुमति लेने का भी प्रावधान जरूर है, लेकिन नकल करते हुए अगर कोई छात्र अभ्यर्थी पकड़ा जाता है तो दोस्तों 3 साल की सज़ा का प्रावधान है, और गैर जमानती अपराध है दोस्तों। ये ऐसा नहीं है कि कानून इसमें कमज़ोर है, लेकिन नकल माफिया हावी है, और कहीं ना कहीं नियंत्रण इसमें बहुत ही कमज़ोर है। और सरकार की जो एक प्रकार से मनोदशा होती है, और दोस्तों एक प्रकार से सरकार का जो नियंत्रण है वो इसमें कमज़ोर और ढीला ढाला लापरवाहपूर्ण नीति वाला दिखाई देता है। और 2023 की बात करें दोस्तों, अगले वर्ष की, क्योंकि 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं अशोक गहलोत सरकार के, 2023 में दिसंबर में चुनाव होने हैं, तो 2023 में अंतिम वर्ष में 5वें वर्ष में भी गहलोत सरकार के भर्तियां जरूर होगी, परीक्षाएं भी होगी। मैं आपको बताऊं तो 6 से 9 जनवरी को दोस्तों सीईटी स्नातन स्तर की भी परीक्षा होने जा रही है। 11 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल हो सकते हैं। और इसके अलावा 18, 19, 25 और 26 फरवरी को भी सीईटी की परीक्षा होगी, जिसमें 12वीं स्तर की ये परीक्षा होगी। तो इसके अलावा तीसरी वो परीक्षा होगी, वो भी फरवरी में 4 और 5 फरवरी को होगी। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती होने जा रही है। तो 2023 में भर्तियों का अंबार है। और एक और भर्ती दोस्तों फरवरी महीने में होगी, सीएचओ की भर्ती, वो भी प्रस्तावित है, वो भी फरवरी महीने में हो सकती है। तो ये 4 भर्ती आने वाले दिनों में 2023 के साल में आपको जनवरी और फरवरी मात्र 2 महीने में भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें अन्य खबरों की ओर तो आज 15 नवंबर को क्या विशेष दिवस है दोस्तों। 1949 को आज ही के दिन नाथूराम गोडसे को फांसी हुई थी, और उसके साथ नारायण दत्तात्रेय आप्टे को भी फांसी की सज़ा दी गई थी। महात्मा गांधी को 3 गोलियां सीने में मारी थी दोस्तों 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने, और इस अपराध के लिए नाथूराम गोडसे को फांसी की सज़ा आज ही के दिन 1949 को दी गई। और आज ही के दिन झारखंड में 2000 में
दोस्तों झारखंड अलग राज्य बना था। भारत का 28वां राज्य बना था झारखंड आज ही के दिन। और 1986 को स्टार खिलाड़ी टेनिस की सानिया मिर्जा का भी जन्म है आज ही के दिन। और विनोबा भावे जो कि सामाजिक कार्यकर्ता थे, उनका निधन दोस्तों आज ही के दिन 1982 को हुआ था। धूमधाम से उनकी पुण्यतिथि देश भर में मनाई जा रही है। और 1975 को आदिवासियों को एक प्रकार से आदिवासियों के लिए भगवान के समान पूजे जाने वाले बिरसा मुंडा जो कि स्वतंत्रता सेनानी भी है और आदिवासियों के बहुत बड़े नेता वो माने जाते थे, उनका जन्म दिवस है। तो दोस्तों उनका जन्म दिवस पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में दोस्तों जो शिवराज सरकार है उनकी तरफ से आज ही के दिन एक बहुत बड़ा कार्यक्रम बिरसा मुंडा की जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें दोस्तों द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपति भी उसमें शरीक हुई है। तो इसके अलावा दोस्तों बात करें मंडियों की, नोर से शुरुआत करते हैं। चना के भाव 4550, नरमा 8900, मेथी के भाव 5400, गुआर के भाव 5350, मोट के भाव 6181, गेहूँ 2580, मूंग 7090, तारामीरा 4900, जौ के भाव 2700, बाजरी के भाव 2100, तिल के भाव 13,500, मूंगफली 6100 रुपये प्रति कुंटल, अरंडी के भाव 7000 और कपास के भाव 9900 रुपये प्रति कुंटल रहे। गोलूवाला मंडी में मूंग के भाव दोस्तों 7300 रुपये प्रति कुंटल, ग्वार के भाव 4760 रुपये प्रति कुंटल, चना 4370, जबकि गेहूं 2451 बिका है, तारामीरा 4310, बाजरा के भाव 1832 रहे। गोलूवाला मंडी में संगरिया मंडी में बाजरा 2010, जबकि कपास 8271, ग्वार के भाव 4651, सरसों के भाव 6625, गेहूं के भाव 2484 रुपये प्रति कुंटल रहे। और बात करें दोस्तों ग्वार के भाव की विभिन्न मंडियों में, तो ग्वार का भाव राउतसर में 5661, अनूपगढ़ में 5355, क्योंकि ग्वार के भाव में तेजी देखी जा रही है पिछले काफ़ी दिनों से। हनुमानगढ़ मंडी में 5126, बीकानेर में 5301, जोधपुर में 5500 रुपये बिका है ग्वार, आदमपुर मंडी में 5661, सिवानी मंडी में 5360, भट्टू मंडी में 5420 रुपये प्रति कुंटल बिका है। और आज मौसम का मिजाज बताएं तो आज 15 नवंबर को 25 से 27 डिग्री टेम्परेचर दिन भर रहा। 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। मात्र 25 से 30% ही बादल छाए रहे, जो कि देर रात्रि को भी 25-30% ही बादल छाए रहेंगे। 22 से 25 डिग्री टेम्परेचर देर रात्रि 12 बजे तक बना रहेगा। 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से आज रात्रि को भी हवा चलने वाली है। 16 नवंबर को कल कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, तो आज बरसात की चेतावनी नहीं है। कल बरसात की चेतावनी मौसम विभाग के अनुसार दोस्तों रात्रि को भी बूंदाबांदी और आसपास हल्की बरसात की और सावन की सी फुहारों की खबरें हमारे पास आई। और 16 नवंबर को कल 16 से 22 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। दिन में 24 से 26 डिग्री टेम्परेचर बादरा में मैक्सिमम रहेगा, जबकि 20 से 23 डिग्री टेम्परेचर रहेगा देर शाम को। और 11 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। बादल मात्र 2-5% ही आसमान में छाए रहेंगे। रात्रि को भी मौसम बिल्कुल कल साफ रहेगा। और 17 से 20 डिग्री टेम्परेचर कल देर रात्रि को रहेगा। और 14 किलोमीटर की रफ्तार से रात्रि को भी कल हवाएं चलेगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।